तो कैसे हैं मेरे टॉपर्स स्टूडेंट। मैं आ गया हूं लेकर के अब एक नया वीडियो जो कि काफी बेहतर होने वाला है और काफी अच्छा होने वाला है और काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके लिए 4 नंबर के क्वेश्चन अब लेके आ रहा हूं। आप इसमें कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा और ये जो क्वेश्चन होंगे ये पूरे बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये 4 नंबर दे करके जाएंगे और देखिए कितने आसान है और कितने आसान तरीके से बताया जा रहा है। यहाँ पे एक एक चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो कहीं भी आप घबराइए नहीं और हर रोज आपको अलग वीडियो में कुछ अलग अंदाज में हम नजर आएंगे। इसलिए कि थोड़ा सा होता है कि पहला वीडियो और इस तरह का हो तो अलग अलग कुछ चीजें समझ में आती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हो जाएगा। हम आप लोग इसे इंटरेक्ट कर लेंगे अच्छे से। चलिए कोई नहीं, अच्छा है। थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, चलिए ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 290 है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो क्रमागत शब्द आ गया है, क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम से आने वाले। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि एक के बाद क्या आता है, दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, ऐसे क्रमागत संख्याएं यही होती है, ठीक है ना, क्रम से आने वाले। यानी कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसे क्रम से आता रहे। तो ये तो क्रमागत की बात हो गई, लेकिन इसमें कहा गया क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। तो अब इसमें विषम संख्या क्या होती है, तो विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, उसे हम कहते हैं विषम संख्याएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो विषम संख्याएं लेनी है, जैसे अगर हम कहें सबसे छोटी विषम संख्या जो होती है एक होती है। एक के बाद जो होती है वो क्या होगी हमारी, तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात। यानी कि ये सब संख्याएं जो है वो दो से कटती नहीं है। यानी कि प्रत्येक संख्या में अगर हम देखें तो दो दो का गैप है। कितने का गैप हो रहा है, दो का गैप हो रहा है। यानी कि अगर हम एक विषम संख्या लिख लेते हैं तो दूसरे विषम संख्या को पाने के लिए हमें उसमें दो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम यहाँ पे समझेंगे कि दो दो विषम संख्याएं हैं और उनके वर्गों का योग 290 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली विषम संख्या को हम मान लेते हैं x। तो लिखेंगे क्या, माना माना पहली विषम संख्या x है। तो x है तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी, तब दूसरी विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा। आप लोग को पता है कि दो जोड़ने से ही आता है। तो पहला अगर x है तो x में दो जोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस टू होगा, ठीक है ना। बहुत से बच्चे 2x कर देते हैं, तो 2x दो गुना होता है, जोड़ने का मतलब 2 प्लस x प्लस टू या 2 प्लस x, ठीक है ना। तो अब हम इसमें करते हैं क्या, अब इसमें देखिए लिखने के तरीके पे तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको नंबर मिलेगा तो लिखने के तरीके पे ही मिलेगा। क्वेश्चन कैसे भी हल कर लें, वो एग्जामिनर को पसंद नहीं आएगा तो 1 नंबर काट सकता है, लेकिन इतना अट्रैक्टिव लिखिए कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ कोई लड़का लिखा है और इसमें हमको कहीं भी सोचने की समझने की जरूरत नहीं है, और वो नंबर हंसते हुए आपको दे दे, ठीक है ना। तो चलिए ये है। अब इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है कि इनमें जो दोनों संख्याएं हैं विषम धनात्मक पूर्णांक हैं उनके वर्गों का योग। तो वर्गों का योग का मतलब इन दोनों का वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस टू का होल स्क्वायर, और इनके वर्गों का योग कितना दिया जा रहा है, 290। चलिए ठीक है। तो अब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2 इंटू एक्स इंटू टू और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 290। तो अब अगला क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, दो दूना चार, 4x प्लस फोर इक्वल टू 290। अब हम 290 को इधर लाएंगे और ये एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 4x ऐसे रहेगा, और ये प्लस 4 और ये माइनस 290 यानी कि 290। अब इधर से ये आ गया जब, तो प्लस में था माइनस में हो गया, ये हो गया जीरो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2x का स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ पे 4 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 286 हो जाएगा, ठीक है ना, जीरो। अब देख रहे हैं कि ये भी दो से कट रहा है, ये भी दो से कट रहा है, ये भी दो से कट रहा है, तो हम दो से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो दो से भाग करने पर क्या होगा, तो ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2x होगा और माइनस 100
ये 43 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए फिर आ गया हमारा गुणनखंड। गुणनखंड तो आपने कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है, हर क्वेश्चन में आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, इसी 143 को वैसे दो भागों में बांटेंगे, जिनका गुणा करने पे 143 है और घटाने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ऐसा फैक्टर के लिए हम सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। बहुत से लड़के इसको एलसीएम कहते हैं, लेकिन इसका नाम एलसीएम नहीं अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए कि इसका जब हम गुणनखंड करते हैं तो इसमें टोटली अभाज्य संख्याएं मिलती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसको एलसीएम आप कह के कभी गलती मत कीजिएगा, 11 कम 11 और 11 3 33, फिर 13 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो दो इसके क्या मिले, गुणनखंड 11 और 13, यानी कि 13 में से 11 को घटाएंगे तो 2 भी मिल जाएगा और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 143 मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 11, एक्स माइनस 143 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये एक्स स्क्वायर हो गया और एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x को कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 13 होगा और माइनस 11 को जब कॉमन करेंगे तो x और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस कर देगा और 11 से भाग देंगे इसमें तो ये 13 बार में कटेगा इक्वल टू 0। हालांकि कॉमन करने का मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये होता है भाग देना है, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब ले लेंगे हम, लिखेंगे यदि इसके नीचे लिखेंगे हम, यदि x प्लस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 13। इसी तरह से अब क्या हो जाएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा 11, ठीक है ना। ये माइनस में इसलिए क्या हो जाएगा अग्राह्य हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया अग्राह्य, ठीक है। अब ये अग्राह्य हो गया, ये हमारा वैल्यू दिख रहा है, तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी x बराबर क्या हो गया 11 और दूसरी संख्या x प्लस 1 बराबर सॉरी x प्लस 2 बराबर ना 11 प्लस 2 यानी कि 13। अतः हम लिख देंगे, अतः दो क्रमागत विषम संख्याएं 11 कामा 13 है, ठीक है ना। इस तरह से एग्जामिनर भी खुश, आप भी खुश, ठीक है ना। और इस बेहतर से बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जो भी समझ में ना आए उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख करके फिर बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा वृत्त से है, जिससे आपको काफी डर भी लगता है और अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं आप लोग के साथ हूँ और ये बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आएगा और बहुत ही इजी होने वाला है ये। देखिए ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इस मेथड को आप बहुत ही पसंद करेंगे। केवल देखिए वृत्त में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है ना, और दिमाग लगाएंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें सकेंद्री का मतलब समझ लेते हैं। तो सकेंद्री का मतलब होता है ऐसे वृत्त जिसमें क्या हो, एक ही केंद्र हो और कई सारे वृत्त बने हो, यानी कि एक से अधिक वृत्त बने हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो वृत्त की जिक्र की गई है तो दो वृत्त हम ले लेते हैं, ठीक है ना, सकेंद्री दो वृत्त हैं, ठीक है ना। जो इसमें कह रहा है कि एक बड़े वृत्त की जीवा, तो बड़े वृत्त की जीवा खींचते हैं, ठीक है ना, बड़े वृत्त की जीवा हो गई। और ये बड़े वृत्त की जीवा इस प्रकार है कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, ठीक है ना। मान लीजिए हम इस जीवा को ए भी मान लेते हैं, तो ये स्पर्श करेगी छोटे वृत्त को, मान लीजिए एम पे स्पर्श कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम ये वृत्त का केंद्र है ओ, ठीक है ना, और यहाँ से हम इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। चलिए ये रहा हमारा जो अभी तक क्या रहा था उसको हमने फिगर के रूप में बना लिया, ठीक है ना। तो ये ए बी बड़े वृत्त की जीवा है और ये जो ए बी ही है वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है और एम जो है इसका स्पर्श बिंदु है, ठीक। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो लिखें, जो लिखने का तरीका होगा हमारा वो हमेशा जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखिएगा, काफी अच्छा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया है, सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है दिया है, ठीक है ना। तो दिया है में तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी जो है बड़े वृत्त की ओ केंद्र वाले वृत्त में ये क्या है ए बी बड़े वृत्त की जीवा तथा छोटे वृत्त की
स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। और M जो है स्पर्श बिंदु है। अब इसके बाद दिया है के बाद तुरंत हम लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है। ये तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि इस पे अगर आप क्वेश्चन सारा छूटता भी है तो अगर इस तरह से आप लिख देते हैं तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो हमें यही दिखाना है कि जो बिंदु M स्पर्श बिंदु है इस जीवा AB को समद्विभाजित करता है। यानी कि हमको दिखाना क्या है कि AM बराबर है BM के, ठीक है ना। तो इस पे हम ये देखेंगे कि हमको ये सिद्ध करके दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रचना कर लेते हैं। आप देखिएगा, ये आपकी बुक में भी है लेकिन इस तरह से वहां पे नहीं मिलेगा जैसे मैं बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले रचना क्या करेंगे, तो इसको हम OA और OB को मिला देंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले OA तथा OB को मिलाया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हो गया ना। अब लिखेंगे हल। अब हल में ध्यान दीजिए, सबसे बारीकी सी चीज है कि इसमें क्या क्या होता है, सब कुछ हमको लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये OM जो है त्रिज्या है और AB जो है इस छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है और M स्पर्श बिंदु है। तो हमें एक प्रमेय याद रखना होगा कि जब भी किसी वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे स्पर्श रेखा को मिलाती है तो मिलाने वाली स्पर्श बिंदु पे लंब होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंब बनेगा हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि OM छोटे वृत्त की त्रिज्या है, जो जीवा AB पर लंब होगी, ठीक है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं OM परपेंडिकुलर टू AB अर्थात कोण AMO बराबर कोण BMO बराबर 90 अंश। समीकरण 1 कर लेंगे इसको, ठीक है ना। अब हम इसको दिखाने के लिए हमें दिखाना है AM बराबर BM, तो हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम में दिखा के कह सकते हैं कि ये दोनों सर्वांगसम होंगे तो इसके संगत भाग जो होंगे वो बराबर होंगे, यानी कि संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी और इसलिए जो त्रिभुज होगा हमारा सर्वांगसम होने के कारण, बराबर होने की भुजाएं बराबर होने के कारण हम इसको कह देंगे कि ये जो है AM बराबर हो गया BM के, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज BOM में, ठीक है। तो ये होगा क्या हमारा? सबसे पहले इसमें दिया है AO बराबर है OB के। क्यों है ये? तो वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। ये वृत्त की त्रिज्या है और क्या है? तो कोण AMO जो है वो बराबर है किसके? कोण BMO के। ये क्या है? 90 अंश के बराबर है। समीकरण 1 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। इसी तरह से अब क्या है? तो OM बराबर है MO के। ये क्यों है? तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये 90 अंश का कोण बन रहा है और OB और OA जो है ये हमारा क्या होगा? कर्ण होगा। 90 अंश के सामने इसलिए कर्ण होगा और यह एक अतिरिक्त साइड हो गया। तो इसको हम कहेंगे कि RHS नियम से, इसलिए RHS नियम से त्रिभुज AOM सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOM के। इसमें देखिए सर्वांगसम का चिन्ह इक्वल टू लगाइए, उसके ऊपर एक चिड़िया उड़ा दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा सर्वांगसम का सिंबल, ठीक है ना। अब ये जब दोनों सर्वांगसम होंगे तो इसकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, अर्थात कह सकते हैं हम कि AM जो होगा बराबर होगा किसके? BM के। तो क्यों होगा? तो CP CT से, ठीक है ना। अब आप लोग सभी लोग कमेंट में CP CT का फुल फॉर्म बताएंगे कि CP CT का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा, कह देंगे अतः, नीचे लिख देंगे अतः OM जो है AB को समद्विभाजित करती है, ठीक है ना। यहाँ स्पर्श बिंदु
स्पर्श बिंदु एम ए बी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताने का प्रयास किया हूँ, आसान से आसान तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ। इसे आप अच्छे तरीके से समझिए और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है और इसको तो जरूर ही तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, और कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर हमें कमेंट में बताइए कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैं इसको दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि त्रिभुज से है और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में तो इसको भी आना तय ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो कह रहा है चित्र में यानी कि फिगर में यहाँ पे दे रहा है यदि एल एम जो है पैरेलल है सीवी के, एल एम जो है वो पैरेलल है किसके, सीवी के, और एल एन जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो हमें सिद्ध करना है कि ए एम जो होगा ए एम बटे में बी एम बराबर होगा किसके, ए एन बटे में डी एन के। ठीक है ना, तो सबसे पहले अभी हमने आपको बताया कि लिखने पे विशेष ध्यान देंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया है तो क्या दिया है, तो जो दिया है उसको लिखा जाए, पहले मार्कर ले लें हम अपना, दिया है में क्या होगा, तो एल एम जो है वो पैरेलल दिया है सी बी, और क्या दिया है, एल एन पैरेलल दिया है सी डी के। ठीक है ना, और हमें सिद्ध क्या करना है, तो जो सिद्ध करना है उसको लिखा जाए, पहले सिद्ध करना है सॉरी, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो हमारा जो है सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ए एम अपान बी एम बराबर है किसके, ए एन अपान डी एन के। ठीक है ना, ये हमको सिद्ध करना है। अब इसका हल देखिए, तो हल में क्या होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसमें हमारा होगा क्या, या इसका लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक है ना, उपपत्ति कुछ भी लिख लीजिए। तो इसमें हमारा होगा क्या, सबसे पहले एक त्रिभुज हम लेंगे, कौन सा, तो त्रिभुज ए बी सी, ये ले लेते हैं, ये त्रिभुज ए बी सी में, ये रहा ए बी सी, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। ठीक है ना, ये हमारा त्रिभुज जो है ए बी सी है। ठीक है ना, और इस त्रिभुज में दिया क्या है, क्योंकि एल एम पैरेलल दिया है किसके, सी बी के दिया है। ठीक है ना, और हमारे थेल्स साहब क्या कहते हैं, तो इसलिए थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से क्या कहते हैं थेल्स साहब, कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर दूसरी भुजा दी गई है जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु प्रतिच्छेद करे, तो ये इनको एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है ना, तो ये इनको एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, तो हम इसको थेल्स के प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि ए एम अपान जो होगा, ए एम अपान जो बी एम होगा बराबर होगा किसके, ए एल अपान सी एल के बराबर होगा। इसको हम कर लेते हैं समीकरण 1। ठीक इसी तरह से अब हमारा क्या होगा, त्रिभुज जो है, अगला त्रिभुज कौन सा होगा, ए सी डी में। ठीक है ना, या ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। अब ए डी सी में क्या होगा, तो चूंकि ये दिया है कि जो है हमारा क्या, एल एन जो है वो पैरेलल है सी डी के, दिया हुआ है ये। ठीक है ना, दिया है, तो इसमें भी थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, थेल्स के प्रमेय से क्या होगा, तो ए एन बटे में डी एन बराबर होगा किसके, ए एल बटे में सी एल के। ठीक है ना, इसको समीकरण 2 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों समीकरणों के आरएचएस जो है आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए कितना आसान है ये, एलएचएस दोनों के बराबर है तो आरएचएस भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ए एम अपान बी एम जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, ए एन अपान डी एन के। बताइए, ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, ये 4 नंबर आपको दे के जाने वाले हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखिए, समझिए। ठीक है ना, और हम यही कहेंगे कि इसको नोट भी कीजिए, आप जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसको नोट कीजिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको यही हेल्प करेगा। आप इसके नोट्स को बस पलटते जाएंगे तो आपका रिवीजन होता जाएगा और आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन यहीं से हमको मिल रहे हैं। ठीक है ना,
चलिए इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण से है, इसको देखिए। ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस जो द्विघात बहुपद दिया गया इसके शून्यक को ज्ञात करना है। तो शून्यक होता क्या है, ठीक है। तो शून्यक जान लीजिए क्या होता है कि जो भी द्विघात बहुपद दिया जाएगा उसमें दिए गए चर के वे मान जिसके लिए इस पूरे द्विघात बहुपद का जो मान होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, उसी को उसका हम शून्यक कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद जो दिया गया हमारा क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसका हम शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, तो फिर 10 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे, गुणा करने पे 10 है और यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे 7 आने चाहिए। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और प्लस 2, ठीक है, एक्स प्लस 10। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x प्लस 10। बहुत से लोग होते हैं कि ये लाइन नहीं लिख करके ये करते हैं, लेकिन जब ये माइनस होगा ना यहाँ पे तो ये कंफ्यूज करता है, इसलिए ब्रैकेट की आदत डाल लीजिए, ठीक है। अब x कॉमन करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 5 और ये क्या होगा, यहाँ से हम कॉमन करेंगे 2 को तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5। अब यहाँ से x प्लस 5 को हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से ले लेंगे यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5। फिर ले लेंगे यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, ठीक है ना। तो शून्यक हमारे क्या मिल गए, जो हमारे शून्यक मिलेंगे, शून्यक मिले -5 कामा -2, ठीक है ना। तो ये दोनों शून्यक हो गए। लेकिन अब हमारा क्या होगा, आगे क्या होगा कि इसके शून्यकों के गुणांकों को संबंधों को जो उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले इनके संबंधों को देखने के लिए तो इनका संबंध क्या होता है, तो इसका संबंध जो होता है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से हम दोनों शून्यक जो है अगर हम क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है वो क्या आ जा रहा है, -5 प्लस -2 तो कितना देगा, -7 आ जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -5 इंटू -2 तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, सॉरी +10 आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा। अब इसकी जांच के लिए देखते हैं, इसकी जांच क्या होगा, तो जांच में होगा क्या, सत्यता की जांच जो है ये क्या होगा, तो इनके संबंधों को देखते हैं। तो गुणांकों और शून्यकों का जो संबंध होता है वो क्या होता है, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला हमारा ये होता है -b/a। और -b/a के लिए यहाँ से जब हम तुलना करेंगे किससे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा होगा 1, b बराबर होगा 7 और c बराबर होगा 10, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिलेगा, -b यानी कि -7 और ये का वैल्यू 1 है यानी कि -7। देखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल जो है यहाँ पे -7 आया और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, -7 यानी कि ये ठीक है। और फिर यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल ये कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a, ठीक है ना। तो c/a होगा तो ये कितना हो जाएगा, c का वैल्यू कितना है यहाँ से 10/1 यानी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा जांच हो गया। देख रहे हैं यहाँ से जब हम शून्य ज्ञात किए हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद जब जोड़ रहे हैं तो -7 आ रहा है और गुणा कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। और यहाँ पे डायरेक्ट जब हम इसकी तुलना करके और इनके संबंधों को देख रहे हैं तो यहाँ से भी ठीक आ रहा है। तो हमारे ये जो है सत्यता की जांच जो है वो ठीक है। इसको लिख लेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है ना। सत्यता की जांच जो है हमारा वो ठीक है, दोनों जगह सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है फिर सांख्यिकी का क्वेश्चन आ गया और इसमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है जो कि सारणी दिया गया है। तो अब ये क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैं माध्य का क्वेश्चन पहले बता चुका हूं और ये माध्य का क्वेश्चन आप करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे कितना इसका आंसर आ रहा है और देखते हैं कितने लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है ना। HW में आपका रहेगा और इसको आप हल कीजिए और इसके माध्य जो भी आता है उसका आंसर लिखिए इसमें, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम लेकर के आते हैं। और एक बात ये कि क्लास 10th के बच्चे जो हैं वो शरारत थोड़ा कम करें क्योंकि 10th के बच्चे जो होते हैं शरारती होते हैं, क्लास में बैठे रहेंगे और हम जब बैठे रहते हैं वहां पे भी बैठ के और ये कहते रहते हैं कि सर ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, हंसी मजाक सब करते रहते हैं, क्लास में ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे
तो अब कोई देखने नहीं जा रहा है, यहाँ से ईमानदारी से आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत आप करोगे तो रिजल्ट आपका बेहतर होगा, ठीक है ना। तो मेहनत करके और ईमानदारी से पढ़ो और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है। अब देखिए हमारा ये जो है अगला क्वेश्चन, ये प्रायिकता से आया हुआ है और ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और 4 नंबर में दिया हुआ है। केवल करना क्या है, तो दिमाग लगाना है। हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगेगा और ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और ये क्वेश्चन आप एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे। अब नीली गेंदों की संख्या दी नहीं गई है, लेकिन कह रहा है कि कुछ नीली गेंदे हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, अब नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो दिया ही नहीं गया उसी को निकालने की प्रायिकता है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। यानी कि जितनी भी लाल गेंद निकाली गई है उसकी जो प्रायिकता है उसकी दोगुनी प्रायिकता नीली गेंद निकालने की है, ठीक है ना। तो अब इसमें कह रहा है कि इस थैले में नीली गेंदों की संख्या बताइए। अब देखिए नीली गेंदों की संख्या बतानी है, इसमें नीली गेंद दी ही नहीं गई है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें उसी को जो निकालना होता है उसी को मान लेते हैं। तो मान लेंगे, माना नीली गेंदों की संख्या, सॉरी, नीली गेंद गेंद की संख्या x है, ठीक है ना। अब नीली गेंद की संख्या x है तथा दिया क्या है, लाल गेंद की संख्या कितनी दिया है, लाल गेंद की संख्या कितना दिया हुआ है, तो यह है 5। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 5, यही होगा ना। कुल गेंद थैले में कितने हो गए, x प्लस 5। अब हमें क्या करना है कि इसमें से सबसे पहले लाल गेंद निकालने की प्रायिकता लिखते हैं। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या होगा, तो अब देखिए प्रायिकता बराबर होता क्या है, प्रायिकता बराबर सबको पता है कि कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कुल परिस्थितियां कितनी है, तो कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी, तो x प्लस 5। और इसमें से कितनी गेंद निकाली जा रही है, लाल गेंद कितनी है, जिसमें से हमको चुनना है। तो 5 लाल गेंदें हैं, तो अगर हम थैले में हाथ डालते हैं तो उसमें से निकालेंगे तो 5 ही में से कोई एक लाल गेंद आएगी। तो इसलिए इसकी जो प्रायिकता होगी वो 5 बटे क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। तब नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो होगी वो क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी दोगुनी है ना, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है नीली गेंद निकालने की। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता जो कि दी गई है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 बटे में x प्लस 5, ठीक है। अब हमें ये जान लेना होगा कि अगर एक ही थैले में से कई वस्तु चुनने की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो कुल प्रायिकता हमारा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम अगर करेंगे तो दोनों का योगफल जो होगा वो 1 के बराबर आएगा, ठीक है ना। कुल प्रायिकता बराबर होता है, कुल प्रायिकता बराबर 1 होता है। और कुल प्रायिकता क्या हो जाएगा, 5 बटे में x प्लस 5 और प्लस ये क्या हो जाएगा, 10 बटे में x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये हम आसानी से इसमें से हम देख रहे हैं कि x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो कॉमन कर सकते हैं x प्लस 5 को। देखिए जितना आसान हो सके उसका कैलकुलेशन उतना आसान कर लीजिए। और कैलकुलेशन सीखना तो बहुत ही जरूरी है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 5 15, 15 बटे में कितना हो गया, x प्लस 5, ये हो जाएगा ना, और इक्वल टू 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो क्या होगा, 15 बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 5। अब ये 5 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 5 बराबर x, यानी कि x, ये हम कह सकते हैं 10 बचेगा x, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 10। हम किसको माने हुए थे, नीली गेंदों की संख्या, ठीक है ना। तो क्या आ गया, नीली गेंदों की संख्या x जो कि 10 है। तो लिख देंगे अतः नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या जो है वो 10 है, ठीक है ना।
चलिए यहाँ पे ये भी किया जा सकता था कि x+5 और x+5 दोनों जगह एलसीएम इसका सेम है, तो ऊपर वाले भी जुड़ सकते थे, ठीक है ना। तो जैसा आपके दिमाग में कैलकुलेशन आता है वैसे करिए और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने का प्रयास कीजिए। चलिए ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन जितने भी इस सेट में थे सारे खत्म हो गए और सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी आधार पे सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब आप हमसे मिलेंगे अगले वीडियो में और आगे की तैयारी कीजिए और इन सभी को अच्छे से रिवीजन कीजिए और जो भी होमवर्क दिया जाए उसको आप करके और कमेंट बॉक्स में जरूर उसका जवाब दीजिए। चलिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।